आज का जो अपना लेक्चर है वो लेक्चर अपन किसके ऊपर डिस्क्राइब करेंगे, महत्वपूर्ण दिवस के अंदर। क्योंकि अपन सभी जानते हैं इस दुनिया में काफ़ी सारे डे आते हैं ना डे, तो आप लोगों को भी पता है फरवरी मंथ में काफ़ी सारे डे आते हैं। कौन कौन से डे आते हैं? एक ही डे याद है, 14 फरवरी। इससे पहले और कुछ डे आते हैं ना, क्या क्या आते हैं? रोज आता है, हाँ रोज डे आता है। चलिए, और चॉकलेट डे है ना। लेकिन ये सारे डे अपने को याद रहते हैं, अपने कोई काम के ही नहीं, काम के हैं नहीं है काम के। अपने काम के जो है एग्रीकल्चर डे, कौन से? एग्रीकल्चर डे। क्या आपको पता है मृदा दिवस कब आता है? क्या आपको पता है पर्यावरण दिवस कब आता है? क्या आपको पता है महिला कृषि दिवस कब आता है? क्या आपको पता है जल दिवस कब आता है? क्या आपको पता है ये सारी की सारी चीजें नॉर्मल जो चीजें, भाई अर्थ डे कब आ रहा है, ये सारी चीजें जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है वो अपने को पता है। एक झलक अपन इसके ऊपर डालते हैं कि कौन कौन से डे है जो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट और अपने लिए काफी बार पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले देखो 28 फरवरी, कौन सा? 28 फरवरी वर्ल्ड साइंस डे। क्योंकि अपन सारे किसके स्टूडेंट है? साइंस के स्टूडेंट है, तो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो अपना बेस है उसको अपन पता करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपने क्या हो गई? वर्ल्ड साइंस डे। कब आता है? 28 फरवरी को आता है। इसी तरह से 8 मार्च को क्या आता है? विश्व महिला दिवस आता है। क्या आता है? ध्यान होगा वसुंधरा राजे सिंधिया ने राखी और महिला दिवस के दिन रोडवेजों के अंदर महिलाओं का टिकट फ्री कर दिया है, कर रखा है ना। और उस दिन कोई भी आदमी बस में जाना पसंद नहीं करता। गलती से एक दिन में 8 मार्च के दिन मैं फंस गया था। मैं जोश में गाड़ी यहीं रख के गया और सोचा कि बस में चला जाऊँ। आगे गया तो पूरा बस स्टैंड, जो रोडवेज बस स्टैंड महिला से भरा हुआ। मैंने कहा उदयपुर में आज ऐसा क्या कार्यक्रम, इतनी सारी महिला एक साथ। फिर बस के ऊपर लगा था विश्व महिला दिवस। क्या लगा हुआ था? विश्व महिला दिवस। और मैंने कहा तो टिकट फ्री है ना इनका, तो सारा का सारा पीरियड जाना आना यही सिस्टम चलता है। और मोस्ट ऑफ कंडीशन में मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था, मैंने कहा कहीं राखी के दिन घर पे जा रही हो और अगले टाइम पर वापस 8 मार्च तक वहीं घर पे बैठी होगी, अगला टाइम जब तक फ्री का नहीं आएगा तब तक वापस घर से नहीं निकलेगी। ऐसा तो नहीं कर रखा कहीं। तो ये सिस्टम भी अपनाता है, क्योंकि दोनों दिन राखी, क्योंकि देखो वैसे त्योहारों के दिन पर अपने को एक दिन पहले 2 दिन पहले घर जाना अच्छा लगता है, लेकिन महिलाएं मोस्टली राखी के दिन ही जाती हैं। क्यों जाती है? फ्री सेवा है ना, पैसा नहीं लगता। लेकिन ये चीज़ें होती है। हाँ भाई एक्सपीरियंस तेरे को है। हाँ भाई तूने बोला ना एक्सपीरियंस, सोचा तेरे को एक्सपीरियंस कैसा होता है। चलिए इधर देखिए 15 मार्च। देखिए फरवरी स्टार्ट हुआ, फरवरी के बाद मार्च आता है। मार्च को लेके चल रहे हैं। मार्च में उपभोक्ता दिवस, कंज्यूमर डे। अपने काम का इतना नहीं, जो अपने काम का है उस पर मैं स्टार मार्क करता चलूंगा और उसको आप अच्छे से नोट करते रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए 21 मार्च विश्व वन दिवस, फॉरेस्ट डे। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए फॉरेस्ट, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री आपका सब्जेक्ट है और उसके अंदर काफी बार पूछा जाता है और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, जीके से रिलेटेड भी है। तो आप लोग सारे दिन याद नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको आप अच्छे से याद करें। तो 21 मार्च को क्या आता है? विश्व वन दिवस आता है। क्या आता है? विश्व वन दिवस आता है। 22 मार्च को क्या आता है? जल दिवस आता है। 21 को वन, 22 को जल। 21 को वन और 22 को जल, ठीक है। और वन होगा तो ही क्या होगा? जल होगा। तो दोनों ध्यान रखना, वन और जल, 21 और 22 पास में। वन जल, वन है तो जल और जल है तो जीवन या कल बात एक ही, ठीक है। तो ध्यान रखना 21 और 22 पे क्या है? वन और जल। चलिए 23 मार्च को क्या आता है? मौसम विज्ञान दिवस। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए क्योंकि मेट्रोलॉजी आपके सिलेबस में है, ठीक है। चलिए 30 मार्च राजस्थान दिवस, सबसे इंपॉर्टेंट और आपके जेट में अनलिमिटेड बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राजस्थान का एकीकरण सुना है आप लोगों ने, राजस्थान का एकीकरण, हाँ राजस्थान दिवस, ठीक है। यही तो है।
राजस्थान दिवस, हिंदी दिवस सुपरवाइजर में पूछा था। राजस्थान दिवस, राजस्थानी। अच्छा, राजस्थानी शब्द को लेकर उसमें टर्म अलग दिया था, ठीक है, अपन उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान दिवस के ऊपर कर रहे हैं, एकीकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। एकीकरण का जो छठा चरण था, ठीक है, उस चरण के अंदर क्या हुआ था, राजस्थान की जो सबसे बड़ी रियासतें थी जैसे जयपुर, जोधपुर वगैरह, ठीक है, ये बड़ी बड़ी जो रियासतें थी वो क्या हुई थी, विलय हुई थी राजस्थान के अंदर। और इसी दिन से अपन क्या कहने लगे, राजस्थान दिवस यहाँ पर मनाने लगे। इसके अलावा देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस नॉर्मल है, अपने काम का, इतना नहीं है। पृथ्वी दिवस, ठीक है, 22 अप्रैल, ये नॉर्मली आपको याद है, वैसे ही रह जाता है। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी डे। जो भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर जाता है, बीटी के अंदर जाता है, वो चीज आराम से यहाँ याद कर सकता है। इसमें सिर्फ कान मार करना है, आप लोगों को कुछ करना नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि 1 जून को क्या आता है, विश्व दुग्ध दिवस आता है, ठीक है। 1 जून को क्या आता है, विश्व दुग्ध दिवस आता है। और ये आप लोगों को मैंने जब मिल्क पढ़ा रहा था उस टाइम भी बताया था। 5 जून पर्यावरण दिवस आता है, और आप लोगों को पता भी है, सभी को पता है 5 जून पर्यावरण दिवस। 21 जून ये भी 2014 के बाद चला था, योग दिवस, ठीक है, योगा करवाते हैं। 1 जुलाई राष्ट्रीय कृषि दिवस, इंपॉर्टेंट है, चलिए, राष्ट्रीय कृषि दिवस यानी नेशनल एग्रीकल्चर डे। 1 जुलाई को आप क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय कृषि दिवस मनाते हैं। इसी तरह से 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और जनसंख्या दिवस में भारत अभी रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस पे है ना, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट आता था ना 12वीं में, जनसंख्या विस्फोट के बारे में आपके क्या ख्याल है, निबंध लिखे, जनसंख्या विस्फोट, ये जनसंख्या वृद्धि के ऊपर आप लोगों को लिखना था। चलिए, 16 जुलाई इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, 16 जुलाई 1929 क्या है, 16 जुलाई 1900 कौन बोला, पूसा बिहार, पहले बिहार बात किसकी हो रही है, किसकी हो रही है, हाँ, फिर पूसा बिहार पे क्यों आ रहा है, ये चीजें होती ना, माइनर चीजें, लेकिन भूल गए, ठीक है। 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई, और इसकी जो गोल्डन जुबली के दिन से इसको 16 जुलाई को आईसीआर डे के नाम से मनाने लगे, ठीक है। आईसीआर डे भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट है वैसे नॉर्मली वैसे आप लोगों को याद रह जाएगी। ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। ओजोन और खाद्य दिवस दोनों किस में आते हैं, एक तो 16 सितंबर को आता है, एक 16 अक्टूबर को आता है। 21 नवंबर को मछली दिवस, ठीक है, छोड़। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इसी के साथ 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस, एग्रीकल्चर एजुकेशन डे, ठीक है। ये गोल्डन जुबली पर आईसीआर द्वारा घोषित किया गया 2016, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कृषि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर एजुकेशन डे, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, चौधरी चरण सिंह है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 4 दिसंबर कृषि में महिला योगदान दिवस, कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस, ठीक है, नॉर्मल है। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इसी के साथ 23 दिसंबर किसान दिवस, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले किसान आयोग के संस्थापक कौन है, किसान आयोग, एक ही मेजर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, किसान आयोग, किसान आयोग, किसान आयोग के संस्थापक कौन है या किसने शुरू किया था किसान आयोग, 2004 एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि किसान आयोग के बारे में काफी बात पूछा जाता है। किसान आयोग एमएस स्वामीनाथन
किसान आयोग MS स्वामीनाथन। काफी बार पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी बार पूछा जाता है। जल दिवस, जल वर्ष कब आता है? इंटरनेशनल जल ईयर यानी वाटर ईयर कब मनाया गया? ठीक है। आलू वर्ष कब मनाया गया? ठीक है। हॉर्टिकल्चर डे कब है? उद्यानिकी वर्ष कब है? ये सारी चीजें अपने को इसमें देखनी है। तो देखो सबसे पहले चावल वर्ष स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल राइस ईयर 2004, इंटरनेशनल राइस ईयर 2004। इसी के साथ में भौतिक वाला जो ये फिजिक्स वाला है इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, 2005 का। इसके बाद में 2006 मरुस्थलीकरण, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन डे जो है यानी मरुस्थल का जो मार्च वगैरह होता है, मरुस्थल का जो फैलाव हो रहा है उसके ऊपर दिवस मनाया गया, वो 2006 में मनाया गया। 2007 में जल वर्ष मनाया गया, 2007 जल वर्ष मनाया गया। इसी के साथ 2008 के अंदर आलू वर्ष मनाया गया। अब सबसे जो ज्यादा पूछा जाता है वो सेकंड लेवल पर आप लोगों का आलू ईयर पूछा जाता है यानी पोटैटो ईयर। इंटरनेशनल पोटैटो ईयर कब मनाया गया? तो 2008 में मनाया गया। एक पूरा साल किसके नाम किया गया? आलू के नाम पर। और कब किया गया? 2008 में किया गया। रेशा वर्ष, फाइबर ईयर, ठीक है, 2009 के अंदर वर्ल्ड फाइबर डे या इंटरनेशनल फाइबर डे मनाया गया। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2010 में जैव विविधता आया, ठीक है, 2011 में वन वर्ष आया, एग्रो फॉरेस्ट्री ईयर, 2012 में सहकारिता और बागवानी वर्ष। सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों का आता भी है, हॉर्टिकल्चर ईयर, हॉर्टिकल्चर ईयर, ठीक है, कब मनाया गया? सीधा सा पूछेगा, ऐसा नहीं कि मनाया जाता है, ऐसे नहीं पूछेगा मनाया जाता है, ऐसा पूछेगा कब मनाया गया, ठीक है, एक साल ही मनाया, तो वो कब मनाया गया? 2012 में मनाया गया। 2013 जल सहयोग वर्ष, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे चावल जल, फिर आलू के बाद में हॉर्टिकल्चर, कितने हो गए? 4 हो गए। 4 के अलावा और लिखोगे फैमिली फार्मिंग 2014, मृदा वर्ष 2015, ठीक है, दलहन वर्ष 2016, टिकाऊ पर्यटन यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2017 और मोटे अनाजों का वर्ष कब मनाया गया? अब इसके अलावा कुछ वर्ष डिसाइड कर रखे हैं जो आगे आने वाले हैं, जैसे ऊंट वर्ष 2022 तक आएगा, ठीक है, ये सारे ईयर बना रखे हैं, बनाएंगे, अब मनाएंगे इनको। तो ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि फ्यूचर में आने वाली है, ठीक है। तो अभी तक अपने को इतना सा ध्यान रखना है, मोटा अनाज वर्ष, ठीक है, 2018 में किया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आया सस्टेनेबल, एक शब्द आया है सस्टेनेबल। अब मैं आपसे पूछूं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होती है, सस्टेनेबल कृषि क्या होती है? सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? टिकाऊ। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? टिकाऊ। अब टिकाऊपन से क्या आशय है आप लोगों का, कौन बताएगा? टिकाऊ से क्या आपका अभिप्राय है? टिकाऊ, इस टिकाऊ खेती से, टिकाऊ खेती, इस टिकाऊ खेती से आप क्या समझते हैं? इसके ऊपर आप मुझे बताएं। कौन समझता है टिकाऊ खेती? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, भाई पढ़े होंगे ना आप लोगों ने यार, गजब करते हो यार। 12वीं में पूरा एक लेख दिया जाता है इसका, टिकाऊ खेती के बारे में आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करें। 12वीं नहीं पढ़ी है तुम लोगों ने? सॉरी ये मेरी गलती है जो मैंने आप लोगों से पूछ लिया। आप सारे महानुभाव जबरदस्ती से इधर आए हुए है ना, पास आउट नाम मात्र के, प्रमोट किए हुए है ना, एक फीलिंग अलग आती है। एक मैंने स्टेटस देखा कि फर्स्ट टाइम बेनिफिटेड बाय कोविड-19। मैंने कहा ये क्या बात हो गई भाई, जनसंख्या इतनी मर गई, लोग इतने मर गए और तू बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम बेनिफिटेड बाय कोविड, है ना, गजब। मैंने कहा क्या हुआ है, क्या प्रमोट हो गया? मैंने कहा ऐसे कैसे? तो कहा नहीं,
बिना परीक्षा दिए पास कर दिया। ये कंडीशन आप लोगों को आज पता नहीं चलती है, आज किसी को कोई पता नहीं चला। और मैं ये मानूँ कि आप एक काफ़ी अच्छी जगह आए हैं, जो आप लोगों को टीचरों के पास आप लोग काफ़ी नॉलेज, जो आप लोगों को हर तरीके से नॉलेज आप लोगों को दे रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ कंडीशन में आप कहीं जाएंगे, आप लोगों को आगे पीछे का कुछ नहीं बताने वाले हो। पीछे क्या पढ़ के आए आप आपकी जाने हैं, और बेस कंप्लीट नहीं है इसका मतलब सिलेक्शन नहीं। अब ये दिक्कत आप लोगों के बाद आएगी जब आप कहीं इंटरव्यू में बैठेंगे, ठीक है, आपकी मार्कशीट देखेंगे, प्रमोशन, उसके माइंड में तो ये आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट है आपको नहीं पता। ये आप इंटरनली जानते हैं कि मैं अच्छा पढ़ने वाला था, मैं बेकार पढ़ने वाला था। अब उसके अंदर गधे और घोड़े दोनों सेम किए गए थे ना, ठीक है। जो पढ़ने वाला है उसको भी अच्छे से पास हुआ, और जो नहीं पढ़ने वाला है वो भी अच्छे से पास हुआ। एक लड़की जो मेरे स्टूडेंट है अभी 10th में 3 बार फेल हुई। कितनी बार? 4थी बार प्रमोशन होकर एग्रीकल्चर में अटक गई। मैंने कॉपी चेक की, मैंने 70 में से 3 नंबर दिए उसको। मेरे को जैसे ही पता चला कि प्रमोशन हो क्या, ये मैंने 70 में से 3 नंबर दिए, क्योंकि मैं समझ गया था। क्योंकि इस जगह क्या होगा, आप कितने पढ़ने वाले हैं कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन सामने वाला क्या सोचेगा कि 12th में प्रमोट हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, और फिर वो उसके हिसाब से ही नंबर देगा। ये चीज़ आप लोगों को बाद में दिक्कत करेगी। किसी महान कवि ने कहा था कि भिखारियों की फौज तैयार हो रही है, भिखारियों की फौज तैयार हो रही है। ऑटो ड्राइवर कम पड़ गए, टैक्सी ड्राइवर कम पड़ गए, अब फुल मिलेंगे, अब फुल मिलेंगे। ये तो ठीक है, आपके पास एग्रीकल्चर है, आपके पास वापस टाइम इन्वेस्ट करने का टाइम है। जो आर्ट से है वो क्या करेगा बंदा? ऑटो खरीदेगा, है ना? ये फिर आप लोग उसी को 10-10 रुपए देकर, ले भाई टीएसपी से थोड़ा आरसीए छोड़ दे यार, 10 5 रुपए ले ले, छोड़ यार। ये कंडीशन बनेगी, क्योंकि ये आज आप लोगों के साथ जो भी चीज़ हुई है, ये आप लोगों को बाद में पता चलेगा। काश उस टाइम प्रमोट ना कर एग्जाम दे देते तो आज हमारे साथ ये दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पढ़नी चाहिए कि टिकाऊ खेती का मतलब क्या होता है। भाई कृषि के अंदर आप जितने भी संसाधन यूज करते हैं, कृषि के अंदर आप जितने भी संसाधन यूज करते हैं, उनका एक सही उपयोग करें, उनका एक सही उपयोग करें। और उनको उपयोग करने के साथ साथ जब भी आप उसको उपयोग कर रहे हैं, तो आप उसके साथ साथ प्रकृति का ख्याल रखें कि प्रकृति सही है या नहीं, प्रकृति सही है या नहीं। क्योंकि अपनी आदत क्या पड़ गई, डायरेक्ट लाकर केमिकल छिड़क देते हैं, डायरेक्ट लाकर केमिकल छिड़क देते हैं। क्या केमिकल डायरेक्ट किसी चीज़ का सॉल्यूशन है? नहीं है। आप क्या करें, पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज करें, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से नहीं हो रही है तो बायोलॉजिकल या फिजिकल मैकेनिकल ले, मैकेनिकल के बाद में बायोलॉजिकल ले, बायोलॉजिकल के बाद में केमिकल प्रोसेस यूज करें, एक सीक्वेंसली। यानी आपकी खेती के सारे संसाधनों का परंपरागत तरीके से यूज करना, या फिर परंपरागत तरीके जितने भी है खेती के, परंपरागत साधन जितने भी है, जैसे आपके देसी हल हो गए, ठीक है, बेल हो गए, गौमूत्र हो गया, आपके जो गाय का गोबर वगैरह हो गया, इनका सही ढंग से उपयोग करें। परंपरागत साधनों का सही तरह से उपयोग करने के साथ साथ प्रकृति का ख्याल रखकर खेती करना क्या कहलाता है? टिकाऊ खेती कहलाता है। क्या कहलाता है? टिकाऊ। अब ये चीज आप लोगों को माइंड में बिठा के रखनी है कि टिकाऊ खेती का मतलब क्या है? प्राकृतिक साधनों का सही तरीके से उपयोग करना, प्राकृतिक साधनों का सही तरीके से उपयोग करना। प्राकृतिक नहीं बोलो तो परंपरागत बोल दे, जो आपके दादा परदादा से चलते आ रहे हैं। परंपरागत कृषि साधनों का सही तरीके से उपयोग करके वनस्पति को सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? टिकाऊ, यानी सस्टेनेबल फार्मिंग कहलाता है। और इसी के अंदर अपन इसको इको फ्रेंडली फार्मिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इको फ्रेंडली, यानी पारिस्थितिकी उस चीज से सुरक्षित है। क्या है? सुरक्षित है, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं। ये कॉमन चीज है। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर और था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर थोड़े से और है, वो भी अपन देख लेते हैं। क्रांतियों से रिलेटेड ये मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा रखी है। जनरल इंट्रोडक्शन देते हुए मैं इन क्रांतियों को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी, जो भी नए हैं वो इसको रिवाइज करते रहे, ठीक है। ध्यान रखना। देखो सबसे पहले हरित क्रांति आई। क्या आई? हरित क्रांति। सर हरित क्रांति आने का क्या आशय था, क्यों आई, क्या कारण था? तो आप लोगों को पता है, छप्पनिया काल। लिखो, हेडिंग डालो, छप्पनिया काल। क्या डालोगे? छप्पनिया काल, यानी अकाल। ये क्या आया था? अकाल आया था।
और अकाल कब आया था? सन 1899 1900। कब आया था? सन 1899 1900। इसके अंदर क्या आया? छप्पनिया काल आया। अब इसको छप्पनिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर इसको आप विक्रम संवत में कन्वर्ट करें, किसमें करें? विक्रम संवत। तो विक्रम संवत क्या होता है? 1956। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? विक्रम संवत बोलते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है 57 वर्ष हिंदू कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से आगे चलता है ना? 56-57 वर्ष आगे चलता है। ठीक है, तो अपन क्या है? अंग्रेजी कैलेंडर से 56-57 साल आगे है। ठीक है, ये चीज। तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? छप्पनिया काल बोलते हैं। इसके बाद जैसे ही अकाल आया, इस टाइम लोगों के पास अनाज की काफी कमी पड़ गई। अनाज की काफी कमी हो गई। लोग खाने को तरस गए। उस कंडीशन में गोखरू जो एक वीड है, उसको पीस कर खाने लगे। पौधे की जो छोटी छोटी पत्तियां बच गई, जो छोटी छोटी घासें वगैरह बच गई, उनको खाने लगे। लोग भूख की वजह से मरने लगे। उसके बाद भारत के अंदर अकाल की वजह से काफी सारा अनाज जो था सारा का सारा खत्म हो चुका था। अब क्या करें? 1960 जैसे ही लगा, वैज्ञानिकों की नींद खुली और वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे रिसर्च करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक सूत्रपात कर दिया, हरित क्रांति। ठीक है भाई, 1960 में कुछ बोनी किसमें विकसित की? जैसे गेहूं की लरमा राजू, सोनारा 64, ठीक है, सोनारा 62 वगैरह ये विकसित की। 1963 में हरित क्रांति का सूत्रपात हो गया था और वहां पर हरित क्रांति शब्द डेवलप हो गया था। हरित क्रांति शब्द जो था किसने दिया? विलियम गॉड ने दिया। क्या कॉन्सेप्ट थे? क्या मीन था? हरित क्रांति के क्या मीन थे? तो हरित क्रांति का जो मेन मोटो था कि आप शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, उत्पादन बढ़ाओ। ठीक है, चाहे आपको कितना केमिकल डालना पड़े आप डालिए, आपको जितना केमिकल डालना है आप डालिए, उत्पादन बढ़ना चाहिए। आज भारत के पास इतना उत्पादन है, अगर लगातार 10 वर्षों तक भी अकाल पड़ जाए तो भी भारत आराम से खा सकता है। क्योंकि अकाल के बाद भारत अमेरिका को दोस्त मान रहा था। किसको? अमेरिका। रूस को दोस्त मान रहा था, चीन को दोस्त मान रहा था, और इन्हीं दोस्तों ने क्या किया? धोखा। वहां पर जो अनाज खत्म हो गया था, ठीक है, वहां पर जो अनाज खराब हो गया था, उस अनाज को क्या करने लगे? भारत बेचने लगे। जिस अनाज को थोड़ी सी नमी लग जाती है और फंगस आने लग जाती है ना, ऐसा सड़ा हुआ अनाज भारत बेचने लगे। और मरता क्या न करता भाई, यहाँ लोग मर रहा था तो उनको खाना पड़ा मजबूरी के। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने कहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप शाम लगो, दाम लगो, दंड लगो, भेद लगो, कुछ भी लगो, जितना हो सके केमिकल अप्लाई करो, जितना हो सके फर्टिलाइजर डालो, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। प्रोडक्शन बढ़ा दिया सा, बढ़ गया प्रोडक्शन, जाहिर सी बात है। जब वर्ष 1947 के अंदर प्रति हेक्टेयर 44 किलो प्रति हेक्टेयर फर्टिलाइजर यूज किया जाता था। कितना यूज करते थे? 44 किलो एक हेक्टेयर में देते थे फर्टिलाइजर। आज की स्थिति आप लोगों को पता है, 144 किलो प्लस, यानी 144 केजी प्लस एक हेक्टेयर में फर्टिलाइजर दे रहे हैं। एक हेक्टेयर में अपन फर्टिलाइजर दे रहे हैं। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आप हरित क्रांति एक तरह से सक्सेसफुली मानते हैं, और अगर अकॉर्डिंग टू टीचर, ठीक है, किसी भी टीचर को पूछेंगे, अगर वो फ्यूचर के स्कोप को देखते हुए बोलेगा हरित क्रांति असफल बताएगा। क्या बताएगा? असफल। क्योंकि किसी भी चीज से बेनिफिट होना चाहिए, नुकसान बहुत कम होने चाहिए। लेकिन आज ऐसे समय अपन बूढ़े हो रहे हैं, 10 साल की उम्र में माथे में सफेद बाल आ रहे हैं ना, बेवजह। जहां पर आपकी त्वचा निखरनी चाहिए, जहां पर आपकी त्वचा खिलनी चाहिए, वहां पर आपकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ रही है। आपकी एज जहां 100 होनी चाहिए, वहां पर 60 हो गई। कारण क्या है? ये आप भूल जाना कि आपके दादा परदादा जी गए 60-100 साल, अब आप लोग नहीं जी पाते। आप लोग रिटायरमेंट ले ले, वो बड़ी बात है ना। एज कम हो गई, कारण यह मार्केट से सारी चीज लेके ला रहे हैं ना।
कोई चीज शुद्ध मिल रही है आप लोगों को? अनलिमिटेड केमिकल। थोड़ा सा कोई कीट लग गया, बेचारा कीट हाथ से पकड़ के फेंक सकते हैं अपन उसको, नहीं, केमिकल डालेंगे। फर्टिलाइजर की जरूरत ही नहीं है, फर्टिलाइजर दे रहे हैं। सोइल हेल्थ कार्ड आया, ठीक है, 2015 में, किसी ने उसका सही यूज किया? नहीं किया। सोइल का सही चेकअप करवाया? नहीं करवाया। सिस्टम में कमी है, अपनी मानसिकता में कमी है, अपन उस चीज को फॉलो नहीं करते। अगर अपन उस चीज को फॉलो कर लिया, सोइल हेल्थ कार्ड बनवा लिया, तो अपने को पता चल जाएगा कि आपकी सोइल में 100 किलो ही नाइट्रोजन देना है, तो आप क्या करेंगे? 100 किलो ही देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पड़ोसी से ज्यादा उपज चाहिए। आप ये नहीं सोच रहे कि स्वास्थ्य पर क्या इफेक्टिव हो रहा है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी एंडोसल्फान, जो बैन हो चुका है मार्केट में, उसके व्यापारी को जब पूछा गया, उसके मालिक को जब पूछा गया कि एंडोसल्फान इतना खतरनाक जहर है जिसकी वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोगों की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, लाखों लोग जैसे हैंडीकैप वगैरह होते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, विकलांग वगैरह हो गए, आंखें चली गई, ठीक है, उनमें इतना कुपोषण हो गया। क्या आप भी एंडोसल्फान से रिलेटेड जितनी भी सब्जियां वगैरह हैं वो खाते हैं? उसने मना कर दिया, नहीं साहब, हम लोग नहीं खाते, हम लोग ये नहीं करते। उससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या एंडोसल्फान केमिकल सही है? उसने बोला यस, बिल्कुल सही है, केमिकल बिल्कुल सही है। जब उससे पूछा गया कि आप भी इसी केमिकल की सब्जियां खाते हैं? कहा नहीं साहब, मेरे घर पे 2 हेक्टेयर का मेरा एक फार्म है, वहां पर मैंने 6 किसान रखे हुए हैं और वो प्योर ऑर्गेनिक चीजें ग्रो करते हैं और वही चीज हम लोग खाते हैं। खाने से रिलेटेड में हमारे कोई मार्केट से चीज नहीं आती। तो क्या दुनिया पागल है? हम पागल है? इसका मतलब अपन इतना केमिकल खा रहे हैं और जो केमिकल बनाने वाला है वो केमिकल खा रहा है। कभी कचौरी समोसे बनाने वाले को कचौरी समोसे खाते हुए देखा? क्यों नहीं खाते? क्योंकि उनको पता है कभी मसाले में मक्खी पड़ गई तो वो मक्खी को उखाड़ के बाहर फेंक देता है, ठीक है, कभी तेल में चूहा गिर गया तो वो चूहे को बाहर निकाल के फेंक देता है। उसको वो स्थिति पता होती है। क्या आपको पता होता है? नहीं पता होता। लेकिन अपन बड़े शौक से खाते हैं उस चीज को, खाते हैं ना। तो जब जिसके सामने जो चीज होती है वो चीज उस चीज को यूज नहीं करता, जब उसको पता है कि वो कहता है कि केमिकल सही है, तो क्यों ना, वो क्यों नहीं खा रहा? और अपने कुछ पता नहीं है, लेकिन अपन अनलिमिटेड केमिकल खा रहे हैं, है ना। तो ये हरित क्रांति की देन है आपका केमिकल। चलिए अब अपन थोड़ा हरित क्रांति की बुराई नहीं करते हुए अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं अपने हरित क्रांति से, तो इसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि जो चीज वास्तविकता है वो हकीकत रहेगी, कभी नहीं बदल सकती, ठीक है। चलिए, हरित क्रांति मेजरली किससे रिलेटेड है? खाद्यान्न उत्पादन से। किससे रिलेटेड है? खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न भी कौन से? गेहूं और चावल। गेहूं और चावल सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिली? गेहूं में देखने को मिली। किसमें देखने को मिली? गेहूं में। यानी सबसे ज्यादा जो हरित क्रांति से प्रभावित था वो क्या था? गेहूं था। इसके अलावा देखो, हरित क्रांति भारत में सबसे पहले लुधियाना, पश्चिमी गोदावरी जो गुजरात में है, और तमिलनाडु, इन 3 जगहों पर हरित क्रांति का आगाज हुआ था, जिसमें सबसे पहले लुधियाना को पकड़ा था, ठीक है। लुधियाना पंजाब, यहीं से हरित क्रांति सबसे ज्यादा स्टार्ट हुई थी। और अभी मैंने आप लोगों को बोला था लुधियाना से बीकानेर क्या चलती है? कैंसर ट्रेन चलती है। ये लुधियाना में हरित क्रांति स्टार्ट हुई। अब मैं ये नहीं कह रहा हरित क्रांति ने कैंसर पैदा कर दिया, मैं ये कह रहा हूँ लुधियाना से कैंसर ट्रेन चलती है और अनलिमिटेड कैंसर पेशेंट बैठे हैं, वो कहाँ आते हैं? अपने बीकानेर आते हैं। और हरित क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? लुधियाना, ठीक है। लुधियाना क्या हुआ? हाँ, लुधियाना, पश्चिमी गोदावरी और तमिलनाडु, यहाँ पर इसका इफेक्टिव देखने लगा था। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? एनई बोर्डो। चलिए, इससे रिलेटेड यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें। एनई बोर्डो को एक क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। अब ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ चीजें आप लोग थोड़ी सी ध्यान रखोगे। इसको क्या मिला? नोबेल मिला, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में मिला?
ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एनी बोरलो को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला, किस क्षेत्र में मिला? क्योंकि ये चीज अपन जानते हैं, एनी बोरलो किससे संबंधित है? हरित क्रांति से। हरित क्रांति किससे? कृषि से। और वो पहला ऑप्शन डाल देता है कृषि। क्या डालता है? कृषि। लेकिन वहां पहला ऑप्शन अपना क्या आना चाहिए? शांति के क्षेत्र में, पीस ऑफ लाइफ। इसको किस लिए मिला था? शांति के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में इसको कोई पुरस्कार नहीं मिला। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। इनको भी विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। कौन सा मिला? विश्व खाद्य पुरस्कार। प्रथम खाद्य पुरस्कार मिला, ध्यान रखना, विश्व खाद्य पुरस्कार प्रथम बार। ठीक है, कब मिला? 1937। ये चीज आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला? एमएस स्वामीनाथन को मिला। कब मिला? 1987 में मिला। चलिए अगला देखते हैं इसका। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? ये भी यही लिख लो, हरित क्रांति शब्द। भाई ये इतने चल रहे हैं वैज्ञानिकों के नाम, तो एक शब्द भी लिख लो, हरित क्रांति शब्द। शब्द किसने दिया? विलियम ठीक है, विलियम गॉड। विलियम गॉड ने क्या किया? हरित क्रांति शब्द दी। अब कुछ ईयर मैं आप लोगों को यहाँ मेंशन करवाऊंगा, वो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखो हरित क्रांति का सूत्रपात। हरित क्रांति का सूत्रपात, यानी हरित क्रांति का अस्तित्व कब आया? हरित क्रांति का अस्तित्व कब आया? तो हरित क्रांति का अस्तित्व 1963 में आया। कब आया? 1963 में। शुरुआत कब हुई? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966, 1967। किसके साथ हुई? शांति के साथ, है ना भाई? नॉर्मली बोल लो को शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला, तो शांति के साथ शुरुआत हुई थी। शांति के साथ हुई थी ना? है? कौन सी शांति? शांति के साथ नहीं हुई थी, गेहूं की बोनी किस्मों के साथ। गेहूं की बोनी किस्में। अब ये चीज आप लोगों से पूछी जाएगी, ध्यान रखना कि हरित क्रांति में मुख्यतः किस किस्मों का विकास हुआ था? बोनी किस्मों का विकास हुआ था। हरित क्रांति में कौन सी किस्मों का विकास हुआ था? बोनी किस्मों का। कौन कौन सी? तो यहाँ देखें, लरमा राजो, लरमा राजो। राजू नाम से किसी को प्यार से बुलाते हैं ना, राजू, ओए मेरे राजू बोलते हैं ना, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ओए मेरे राजू, है ना? राजू, लरमा राजू, सोनारा, 64। ये थोड़ी सी दो इंपॉर्टेंट वेराइटी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। इन वेराइटियों के साथ, ये क्या थी? बोनी किस्में थी, और इन वेराइटियों के साथ हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हरित क्रांति की शुरुआत किन किस्मों के साथ हुई थी? बोनी किस्मों के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? बोनी किस्मों के साथ। और किस्मों को कहाँ तैयार किया था? तो मेक्सिको में तैयार किया था। कहाँ तैयार किया था? मेक्सिको में। किसने तैयार किया गया? सीमेंट मेक्सिको में तैयार किया था। किसने किया था? अरे नॉर्मली बोर्ड पढ़ रहे हो ना तुम लोग? विश्व में किसका नाम आ रहा है? नॉर्मली बोर्ड कहाँ के थे? भारत के थे क्या? नहीं थे। सीमेंट में वैज्ञानिक थे, तो सीमेंट से ही होगी ना, ठीक है? तो इसीलिए अपन उसको विश्व के जनक बोलते हैं। इसके अलावा देखो, हरित क्रांति 1967 में आई थी, यानी चतुर्थ वर्षीय योजना, इसको छोड़ देना, कोई मेन नहीं है। हरित क्रांति से संबंधित, किससे संबंधित है? तो गेहूं और चावल से। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव आप लोगों को पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला था। सर्वाधिक प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव, आप लोग यही चीज लिखेंगे। सर्वाधिक प्रभाव कहाँ देखने को मिला था? पंजाब एंड हरियाणा। और आज भी आप लोग देख रहे, गेहूं चावल वगैरह सर्वाधिक कहाँ हो रहा है? पंजाब हरियाणा में हो रहा है ना? और सर्वाधिक पेशेंट कहाँ है? तो बार बार क्यों याद दिला रहे हो? बार बार क्यों याद दिला रहे हो? कारण, क्योंकि जब आप इस क्लास को छोड़ के निकलोगे तो एक बार घर का फोन करके जरूर बोलोगे कि यूरिया केमिकल कम डाल, DAP कम डाल।
क्योंकि अपन सब खेती करते हैं, सब क्या करते हैं, खेती करते हैं। ये राय आप बोलते, ये राय आप। एक दिन समय निकालना, एक दिन का समय निकालना, पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। कंपोस्ट बनाना सीख लेना और FIM बनाना सीख लेना, 2 चीजें। और दोनों चीजें जब भी घर जाओ उन चीजों को तैयार करोगे, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करना है आप मुझे मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए। एक साथ किसी चीज को बंद नहीं कर सकते, किसी चीज की किसी को लत लग जाए, ठीक है, किसी को भी किसी चीज की लत लग जाए, एकदम उसके हाथ बांध कर उसको बंद नहीं कर सकते, लेकिन अपन उसको रेशियो से कम कर सकते हैं। 25% ऑर्गेनिक डालो, 75 केमिकल डालो। दूसरे साल 50 ऑर्गेनिक डालो, 50 केमिकल डालो। तीसरे साल 75 के ऑर्गेनिक डालो, 25 केमिकल डालो। चौथे साल प्योर ऑर्गेनिक डालो और ये आपका खेत ऑर्गेनिक हो जाएगा, ठीक है। सिस्टमेटिक फॉलो करना है आप लोगों को। चलिए अगला देखते हैं। गेहूं में बोनेपन का जो अपन ने बोला कि भाई बोनी किस्में यूज की थी, और गेहूं की जो बोनी किस्में थी कौन कौन सी, सोनारा, 64, लरमा, राजू, ठीक है। इन किस्मों में कौन सा जीन था जो बोना था, भाई जीन कौन सा था, तो नोरिन 10 जीन था। इस नोरिन 10 को किसने आइसोलेट किया था, किसने निकाला था, नॉर्मनी बोरलॉग। ये चीज भी मैंने बताई थी, यही बताई थी भाई, किसने निकाला था, नॉर्मनी बोरलॉग। यानी गेहूं की जो बोरलॉग ने तैयार की थी। इसके अलावा देखो भारत में गेहूं के बोनेपन के लिए कौन कौन से जीन जिम्मेदार है, ये तो आप लोगों को पता है। गेहूं के बोनेपन का जीन कौन सा है, नॉर्मल, कौन सा है, नोरिन 10। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि भारत के अंदर गेहूं की जो बोनी किस्में उनमें कौन सा जीन है, RH फर्स्ट और RH सेकंड, यानी रिड्यूस हाइट। RH का मतलब क्या होता है, रिड्यूस हाइट ट्रिटिकल, रिड्यूस हाइट, ठीक है। तो आपने को इतना सा ध्यान रखना, रिड्यूस हाइट, RH का मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूस हाइट। ये इसका पूरा का पूरा क्या है, RH भी बोलते हैं, RH फर्स्ट, RH सेकंड भी बोलते हैं, जिसका मीन होता है रिड्यूस हाइट, यानी पौधे की जो लंबाई है उसको कम करना। सर लंबाई कम करने से इतना क्या प्रभाव पड़ गया जो बोनी किस्मों का प्रयोग किया गया, कोई किसी के माइंड में आ रहा है, बोनी किस्में ही क्यों, भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर पौधा कम बढ़ेगा, ठीक है, उपज अच्छी होगी। पौधा अगर बोना रहेगा उपज अच्छी होगी, क्योंकि एक तो सपोज दैट आप सोच करें कि एक तो 10 फीट लंबा पौधा, 10 फीट लंबा पौधा, तो उसके ऊपर तक जाने के लिए पोषण भी ज़्यादा चाहिए, पानी भी ज़्यादा चाहिए। एक छोटा बोना, यानी बोना पौधा, पानी कम चाहिए, पोषण कम चाहिए, तो उपज क्या होगी, अच्छी होगी। भाई भारत के अंदर जो RH जीन था वो किसने निकाला था, MS स्वामीनाथन। ये दोनों चीज आप वैसे ही कर सकते हैं। विश्व की बात आ जाए, नोरिन 10 बोनी किसमें विकसित की, स्वामी MS नॉर्मनी बोरलॉग ने, और नॉर्मनी बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक बोला जाता है। भारत की बात आए, MS स्वामीनाथन, भारत में जनक MS स्वामीनाथन, और भारत में जो बोनेपन का जीन था वो भी MS स्वामीनाथन ने दिया। ये कॉमन चीजें हैं, कर लोगे। अगला देखिए, चावल के बोनेपन का जीन कौन सा था, डीजीवूसी, ठीक है। ये डीजीवूसी एक जीन है जो किसमें प्रयोग किया गया था, चावल के अंदर प्रयोग किया था, ठीक है। इसी के साथ देखो भारत में हरित क्रांति में विशेष योगदान के लिए सी सुब्रमण्यम को वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भाई इस सी सुब्रमण्यम का काफी ज्यादा योगदान है, ठीक है, हरित क्रांति के लिए काफी ज्यादा योगदान था। इन्होंने समय समय पर हरित क्रांति में जो मोटिवेटेड था, या फिर क्या क्या परिवर्तन लाने हैं, किस तरह से हरित क्रांति को इम्प्रूव करना है, किस तरह से इसको सक्सेसफुली बनाना है, सी सुब्रमण्यम का काफी ज्यादा योगदान रहा था। और इसी सुब्रमण्यम को योगदान की वजह से इनको भारत रत्न दिया था, जो भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। माना जाता है कि नहीं माना जाता? जिसको भारत रत्न मिल गया इसका मतलब लाइफ क्या होगी, जिंगा लाला होगी, हो गई ना। टाटा स्काई लगा डाला, लाइफ जिंगा लगा, और भारत रत्न मिल डाला, लाइफ जिंगा डाला। और भारत रत्न ऐसे ही नहीं मिलता, जिसको भारत रत्न मिलता है Z+ सिक्योरिटी मिलती है, अनलिमिटेड पैसा मिलता है, रॉयल्टी मिलती है, यानी वो मर जाएगा तो उसके जो बच्चे बच्ची है उनको भी पैसे मिलेंगे, ठीक है। भारत रत्न ऐसे ही नहीं मिलता, काफ़ी
पैरों को घिसना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आप भारत रत्न के काबिल बनते हैं। अभी सोच भी नहीं सकते। चलिए, फिर उसके बाद में पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन, किससे संबंधित है? तिलक उत्पादन से संबंधित है। और तिलक में भी मोस्ट क्या है? सरसों। ठीक है, पीली क्रांति मुख्यतः किससे है? सरसों से। पीली क्रांति के जनक किसे बोला जाता है? बोलो। सैम पीटरलॉ। ठीक है, सैम पीटरलॉ। नॉर्मल है। ठीक है, पीली क्रांति से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे संबंधित है? सरसों से संबंधित। किससे संबंधित है? सरसों से। काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो सरसों से संबंधित। नॉलेज बेसिस के हिसाब से और जर्नल एग्रीकल्चर के हिसाब से क्लास सबसे बेस्ट है। चलिए और देखते हैं, सफेद क्रांति पढ़ लिया था अच्छे से। क्या पढ़ा था? दूध उत्पादन में 1970 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 1970 में। खत्म कब हुई थी? 1996 में खत्म हुई थी। क्या कारण थे श्वेत क्रांति चलाने के? क्या कारण थे श्वेत क्रांति चलाने के? दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, ये सभी में। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। लेकिन इसके तीन मेन मोटो थे। एक तो दूध उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को सुधारना, ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को सुधारना, इसी के साथ ग्रामीणों की आय में वृद्धि करना, या फिर ग्रामीणों को दूध का उचित मूल्य दिलवाना। ग्रामीणों को दूध का उचित मूल्य दिलवाना, या भाई उचित मूल्य दिलेगा तो आय सीधी सी है, आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, और ग्रामीणों की जो आर्थिक स्थिति है या ग्रामीणों की जो जीवन स्तर है उसको भी बढ़ाना था। तीन कारण थे। कितने कारण थे? तीन कारण। पहला क्या था? उचित मूल्य दिलाना, और मूल्य मिलेगा तो क्या होगा? आय बढ़ेगी। ठीक है, और आय बढ़ेगी तो उनका जीवन स्तर क्या होगा? जीवन स्तर में भी थोड़ा इंप्रूव आएगा। और सबसे मेन मोटो क्या था? दूध उत्पादन को बढ़ाना। ये तीन कारण इसके थे। तीन चरण थे। कौन कौन से चरण थे? तीन चरण कौन कौन से? 1990 से 1980 तक चला था एक चरण। दूसरा चरण चला था 1981 से 1986 तक चला था, और तीसरा चरण 1986 से 1996 तक चला था। और 96 के बाद में हरित जो श्वेत क्रांति है वो विलुप्त हो चुकी थी। उनको पता चल गया कि ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति, उनकी मेंटेलिटी को चेंज करना बहुत भारी काम। तो ग्रामीणों के साथ खेलना, किसानों के साथ खेलना इतना अच्छा आराम का काम थोड़े है। ग्रामीणों को या किसानों के साथ घुल मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो किसी की नहीं सुनते। उनको जब तक पड़ोसी के खेत में सोना उपजता हुआ नहीं दिखेगा तब तक वो अपने खेत में सोना नहीं उपजाएगा। आप उसके खेत में सोना रख दें, वो नहीं लेगा। कारण जब तक उसको पड़ोसी की थाली में घी नहीं दिखेगा, जब तक उसको पड़ोसी के खेत में उपज नहीं दिखेगी, तब तक वो कोई भी इम्प्रूवमेंट अपने खेत में नहीं लेके आएगा। और पड़ोसी उसका बाप, वो उसका पड़ोसी को देखेगा, वो उसके पड़ोसी को देखेगा। सीधी सी बात है। तो ये चीजें कब आती है? जब कोई आस-पास में कोई इम्प्रूवमेंट कर रहा है, तब जाकर वो इम्प्रूवमेंट करते हैं। इसके बाद ये जो श्वेत क्रांति थी असफल हुई थी। जनक कौन थे इसके? वर्गीज कुरियन। कहाँ के थे ये? हाँ, थोड़ा बहुत तो याद रहा। कोझिकोड के, यानी एक भारतीय थे जो एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के प्रथम क्या थे? चेयरमैन। एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की क्या थे? चेयरमैन। चलिए, भारत में ऑपरेशन फ्लड, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, और ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में हुआ था। और तीनों चरण कौन कौन से? ठीक है, चलिए नीचे लिख रखा है 1970 से 1980, 1970 से 1980, 1981 से 1986 और 1986 से 1996। आराम से याद हो जाएगा। हो गया यार?
और चरण बोल। क्या 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 काम क्या कर रहे हो हैं? मैंने चरण पूछा, तुम लोग काम करने लगे। चरण बोल भाई लास्ट में। 1970 से 1980। हाँ चल वेरी गुड बेटे, ठीक है। लिख नहीं रहा, लिखा हुआ है, चल ठीक है। चल अगली क्रांति देखते हैं। अगली क्रांति कौन सी है? ब्लू। कौन सी है? ब्लू। और ब्लू का मेन मीन किससे है? मछली उत्पादन से। किसलिए है? मछली उत्पादन से, जिसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। ज्यादा कुछ है नहीं। जनक जो है इसके अरुण कृष्णानंद। हरे कृष्णा। अरुण कृष्णानंद किसके जनक है? ब्लू यानी नीली बोलेंगे ना। हाँ लिखा हुआ उस पे। अरे नहीं नीली है ना। हो जाता है टाइपिंग करने वाले से। हाँ माइंड में चलता रहता है ना एक ही चीज, तो हो जाती है। चलिए नेक्स्ट करें। यस सर। अगला देखो गुलाबी। ये अभी आप लोगों के 2018 के अंदर BHU में 3 बार रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन BHU में 3 बार रिपीट हुआ। एक बार ही नहीं, 3 बार। 16 में पूछा, 17 PG में पूछा, 17 UG में पूछा। तीनों BHU के एग्जाम में। और तीनों में एक ही क्वेश्चन था कि भाई गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन यानी परवन, एक मछली टाइप की जो जीव आता है, जलीय जीव है, उससे रिलेटेड है। लेकिन परवन ऑप्शन में दिया ही नहीं, उसमें ऑप्शन में क्या दिया? प्याज। तो रिलेटेड किससे है? दोनों से ही है, ठीक है। रिलेटेड किससे है? दोनों से ही है। लेकिन आजकल परवन आप लोगों को ऑप्शन में नहीं मिलता, उसकी जगह क्या मिलता है? प्याज मिलता है। तो प्याज उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? उसका कारण ये रहता है कि लड़के क्या होते हैं, बड़े उत्पादपाती होते हैं, रीट लगा देते हैं कोर्ट में जा के, इशू बना देते हैं कि जो झींगा हमारे सिलेबस में ही नहीं, झींगा क्यों डाल दिया? झींगा हमारे सिलेबस में ही नहीं, क्यों डाला? उसकी जगह क्या करने लगे? प्याज डालने लगे। प्याज सिलेबस में है ना। हाँ, तो आप लोगों को मुंह पे ताला लगाने के लिए ये चीजें अपनाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। दूसर यानी ग्रे। क्या है? ग्रे। अब इस ग्रे में आप काफी कंफ्यूज होंगे, ध्यान रखना। दूसर जो है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है। किससे है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। दूसरी क्रांति किससे रिलेटेड है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ग्रे का काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रे रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ग्रे रिवोल्यूशन इज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब सत्संग खत्म होने को आई, अब आप पधारे। हाँ खत्म होने को है, भजन संध्या। चलिए अगला देखिए, पूरी क्रांति। देखिए ये कौन सी है? दूसरा। ध्यान रखना, इसके ऊपर लिख लो, स्टार मार्क कर लो। मैं कह रहा हूँ डाउट क्रिएट होगा, आप पढ़ के जाओगे, 2 दिन बाद कोई फ्रेंड पूछेगा ले बता दूसर यानी ग्रे बता, और इधर ग्रे को फिर कन्वर्ट करोगे भूरी में। भूरी को बोलते हैं ब्राउन। क्या बोलते हैं? ब्राउन। और भूरी को अपन ब्राउन बोलते हैं, और दूसर को क्या बोलते हैं? ग्रे बोलते हैं। जब भी ग्रे शब्द आए, ग्रे का मतलब होता है फर्टिलाइजर। क्या होता है? फर्टिलाइजर। ग्रे बोले तो फर्टिलाइजर, और ब्राउन बोले तो फूड प्रोडक्शन या फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग, ये दोनों चीज आप लोग इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। अगर याद नहीं रखेंगे तो आप कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे और क्वेश्चन को गलत करेंगे। क्योंकि ध्यान रखना, आजकल बड़ी बड़ी चीजों से बहुत कम क्वेश्चन देने लगे, माइनर चीजों से काफी क्वेश्चन उठाने लगे। और पिछली बार का SKL का पेपर आप लोगों ने देखकर चौंक ही गए होंगे कि पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। मैं वहीं से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, UG वगैरह मेरी वहीं से सारी है, तो मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन वो डालता है महाराज, हवा ही नहीं। रियल बता रहा हूँ, हमारे 20 ऑब्जेक्टिव आते थे। कितने आते थे? 20 ऑब्जेक्टिव आते थे पार्ट A में, जिसमें 10 देता था और मल्टीपल चॉइस, और 10 देता था ब्लैंक।
ये मेरे जो OGP है वो 82.5 यानी 87% बने हुए। कितने? 87। गोल्ड मेडलिस्ट है, 0.5% रहा था, यानी 0.5% और मिलते तो गोल्ड मेडल यूजी में आराम से मिल सकता, यानी सेकंड आया था। नंबर कौन सा था मेरा? सेकंड नंबर था। मैंने आज दिन तक कभी 20 में से 20 न्यूटाइप नहीं की। मेरे को कितना आते थे आप हंसोगे। 10 में से मल्टीपल चॉइस में से 1 2 1 और 2 ताली नहीं बजानी, ये पता चलेगा आपको जब आप स्कैन में जाओगे। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव डालना, ना जाने कहाँ से खोज कर ले गया, पता ही नहीं चलता, मिलता ही नहीं। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बाद में पता चलेगा जब आप इसके पेपर दोगे ना तब। तो इसलिए कह रहा हूँ कि कंफ्यूजन क्रिएटिंग का काफ़ी ज़्यादा मैटर रखता है। SKN हमेशा राजस्थान के अंदर हार्डेस्ट मार्किंग और हार्डेस्ट पेपर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके पास है। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा हार्ड पेपर और हार्ड मार्किंग करने का जो रिकॉर्ड है वो SKN के पास है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुराना कॉलेज है वो। 1947 में पहला, राजस्थान का पहला कॉलेज है। उसके पास वेल टैलेंटेड प्रोफेसर है जो अभी बूढ़े हुए हैं, समझे, जो भी बूढ़े हुए हैं, और उनका सटका हुआ रहता है, ध्यान रखना। जो भी बूढ़े हैं ना तो उनका सटका हुआ रहता है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालते हैं फिर वो, क्योंकि अपना आपको बताने की कोशिश करते हैं। चलिए, रजत क्रांति अंडा और पोल्ट्री से संबंधित है। किससे? अंडा और पोल्ट्री से। भाई रजत क्रांति की शुरुआत किसने की थी? जनक इंदिरा गांधी, श्रीमती, क्या लिखेंगे? श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी, ये इंदिरा, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस क्रांति की शुरुआत की। चलिए, काली, लिखो लिखो लिखो, इंदिरा गांधी लिखना है। इंदिरा गांधी नहीं पता है क्या? हाँ, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, पप्पू गांधी, सॉरी राहुल गांधी, राहुल गांधी। काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन बायोडीजल से। किससे? बायोडीजल। बायोडीजल को हिंदी में बोलते हैं जैव ईंधन। क्या बोलते हैं? जैव ईंधन। और बायोडीजल किससे बनता है? जेट्रोपा का क्या नाम है? जेट्रोपा कर्कस। क्या नाम है? जेट्रोपा कर्कस, जिसे आप क्या बोलते हैं? रतन जोत, ठीक है। और रतन जोत सबने देखा हुआ है, इसकी पत्तियां जो होती है थोड़ी थोड़ी लाल लाल होती है, सबने देखा हुआ, सबने देखा हुआ है, अच्छी चीज है। बायोडीजल आप लोग जब आप इसके प्लांट पढ़ते हैं, मेडिसिनल प्लांट, तो वहां आप लोगों को पढ़ने को ये मिलता है, ठीक है। तो काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? बायोडीजल प्रोडक्शन से। बायोडीजल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैव ईंधन बोलते हैं। जैव ईंधन या बायोडीजल किससे बनता है? जेट्रोपा से। और आजकल इससे एरोप्लेन भी उड़ाने लगे, ट्रैक्टर चलने लगे। ट्रैक्टर, बायोडीजल, पेट्रोल पंप देखे होंगे ना, बायो जैव ईंधन के काफी सारे ग्रीन ग्रीन कलर के पेट्रोल पंप लगे रहते हैं, छोटे छोटे, वो बायोडीजल की। और बायोडीजल अभी मार्केट में काफी ज्यादा चल रहा है, ठीक है, जो नॉर्मली एज में माइलेज भी ठीक देता है, और आप लोग जो वगैरह जो वातावरण प्रदूषण है वो भी इससे कम होता है। और एरोप्लेन वगैरह में भी काफी बार इसकी ट्रायल हो चुकी है, हालांकि यूज नहीं करने लगा। CNG टाइप में नहीं, CNG अलग होती है, प्राकृतिक संपीड़ित गैस होती है, वो अलग होती है। ये बायोडीजल अलग होता है, गैस होती है। ये तेल होता है, वो गैस होती है। CNG क्या होती है? गैस होती है। जैसे LPG गैस होती है, उसी तरह से CNG गैस होती है। और ये क्या है? तेल। चलिए अगला देखिए, बैंगनी क्रांति। बैंगनी किससे संबंधित है? वुडन प्लांट होता है ना, वुडन प्रोडक्ट्स है, यानी ऊनी, ठीक है, ऊनी उत्पाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऊनी उत्पाद से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है ना,
चलिए थोड़ा 2 मिनट और ले लेते हैं फिर खत्म करते हैं। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस और टमाटर से संबंधित है। लाल क्रांति के भारत में जनक कौन है? विशाल तिवारी। विशाल तिवारी, ठीक है। चलिए अगला देखें। गोल क्रांति आलू से उत्पादित है। राउंड जिसे क्या बोलते हैं? राउंड। और राउंड किससे संबंधित है? आलू से। सुनहरी क्रांति वर्ल्ड रिवोल्यूशन फल उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति के जनक कौन है? जनक के.एल. चड्ढा। के.एल. ठीक है, के.एल. चड्ढा। ठीक है, के.एल. चड्ढा। भाई 2012 में इस गोल्डन रिवोल्यूशन की वजह से सेब का उत्पादन काफी ज्यादा हुआ था, इसीलिए इनको पद्मश्री वगैरह अवॉर्डेड किया गया। ठीक है, चलिए। ऑरेंज नींबू वर्गीय फलों से संबंधित है। ऑरेंज किससे संबंधित है? नींबू वर्गीय फलों से संबंधित है। इंद्रधनुष रेनबो कृषि के जितने भी समग्र क्षेत्र है, कृषि के जितने भी क्षेत्र है उन सभी से संबंधित है इंद्रधनुष क्रांति। और इंद्रधनुष क्रांति के जनक किसे माना जाता है? कुमार को माना जाता है। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? पूरी कृषि से। एक तरह से बोलते हैं ना, पूरी कृषि। इंद्रधनुष में क्या आती है? रेनबो के अंदर पूरी कृषि आती है। ठीक है, चलिए अगला देखें। कुछ लिखना है इसमें? इंद्रधनुष पूरी कृषि से संबंधित है। इंद्रधनुष के बाद में परभनी क्रांति भिंडी से उत्पादन है। भिंडी उत्पादन से संबंधित है डॉक्टर हरभजन सिंह। डॉक्टर हरभजन, ठीक है, डॉक्टर हरभजन सिंह है। हरभजन कौन है? अरे वो हरभजन नहीं है, ध्यान रखो। समग्र टोटल ग्रीन टोटल रिवोल्यूशन या फिर अपन इसको बोल सकते हैं सतत हरित क्रांति, अपन इसको बोल सकते हैं सतत ठीक है, सतत हरित क्रांति। ये भी कृषि से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से। और इसका जो कॉन्सेप्ट था वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने ये कॉन्सेप्ट दिया। चलिए, थैंक यू सो मच। ये आप लोगों का जर्नल पार्ट के अंदर आप लोगों के रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गए, वर्ड्स कंप्लीट हो गए, ब्रांचेस कंप्लीट हो गई, एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर पर नेक्स्ट कुछ और लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।